हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक। फाइनली लास्ट टॉपिक पे आ गए। क्या है? द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। पूरा रेवोल्यूशन हो गया। वुमेन का सिचुएशन आपने देख लिया। आपने देख लिया कि स्लेवरी एबॉलिश हुई कि नहीं हुई। फाइनली कि जो आम जन हैं, जो कॉमन पीपल हैं, जो लोग हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसे बदली, उनके लाइफ पर क्या असर हुआ। तो वो लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6 द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो रेवोल्यूशन जो हुआ उसका लोगों की ज़िंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसको हम लोग इस लास्ट टॉपिक में देखेंगे। तो 1789 के बाद जो है, जब हम लोग मैन, वुमेन और चिल्ड्रन इन तीनों की बात करते हैं तो इनके लाइफ स्टाइल में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो द इयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी चेंजेस इन लाइफ ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। 1789 के रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? सेंसरशिप को एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश कर दिया गया तो ओल्ड जो रिजीम था, जो 1789 के पहले का टाइम था, बिफोर 1789 रेवोल्यूशन के पहले, उस समय क्या था? ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, लाइक अगर कोई बुक लिख रहा है, कोई न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहा है या कोई प्ले दिखा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको अप्रूवल चाहिए होता था। किसका? किंग का। अप्रूव बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। तो ये चीज थी ओल्ड रिजीम में, बिफोर 1789। 1789 के पहले। 1789 के बाद एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। और उसने कैसे जो है कि एक जो सिटीजन है, एक जो नागरिक है, उसके जीवन को कैसे बदला, वो देखते हैं हम लोग। तो फिर क्या हुआ? आप जानते हो क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें टोटल 17 आर्टिकल थे। इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, एक प्रॉपर वीडियो बनाया, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो, देखा भी होगा। तो द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ये आया और इसने क्या किया? लोगों के राइट्स दिए, सेंसरशिप को एबॉलिश किया। अब क्या हो गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच। सबसे पहले बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, इसको पहले दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और क्या? नेचुरल राइट्स को दिया। टोटल 17 आर्टिकल्स थे इसमें। कितने आर्टिकल्स थे? 17 आर्टिकल्स, जिसमें से 10 आपकी बुक में जो मेन है वो दिए हुए। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। तो बड़े लेवल पे अब तो किसी से परमिशन नहीं लेनी, किंग से परमिशन नहीं लेनी है। अब आप क्या करिए, कोई भी जो है कि बुक्स को लिख सकता है, न्यूज़पेपर को पब्लिश कर सकता है, अपनी बुक को जो है पब्लिश करवा सकता है, प्लेस जो है कोई भी प्ले बना सकता है, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। बुक्स, पम्पलेट छपवा सकता है, प्रिंट करवा सकता है, न्यूज़पेपर। तो अब क्या हुआ कि पहले टाउन से होते हुए कंट्री साइड में, गांव तक पहुंच गई। पहले क्या होता था? पहले अगर कोई कुछ लिखता भी था तो वो लोगों तक उसकी पहुंच नहीं थी। अब क्या हुआ? टाउन से लेके पूरा गांव, कंट्री साइड, क्या विलेज तक जो है कि उसकी पहुंच हो गई। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस का क्या मतलब होता है कि अगर हम जो पावर में है, जो सत्ता में है, जो गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट में भी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। यह है फ्रीडम ऑफ द प्रेस का मतलब। उसमें पब्लिश हो सकता है। अगर मैं कुछ एडिटोरियल लिखना चाहता हूँ अगेंस्ट गवर्नमेंट तो वो आराम से पब्लिश हो जाएगा। प्ले, सॉन्ग एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो लोग कनेक्ट करने लगे। तो ये जो असर हुआ वो लोगों की लाइफ पे हुआ, एवरीडे लाइफ पे। ये इस टॉपिक में था, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब इसमें इसी में कंक्लूजन दिया हुआ है टॉपिक नंबर 6 में, उसको डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है वो देखते हैं। नाउ कंक्लूजन में 1804 में क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्टे ने पावर को सीज कर लिया, क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। अब क्या हुआ? फिर से जो है कि एक मिलिट्री रूलर आ गया, मिलिट्री डिक्टेटर आ गया। मतलब अब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 तक हुआ। डायरेक्टरी रूल में डिस्टर्बेंस था। डायरेक्टरी रूल में आपस में ही मेंबर किससे लड़ने लगे? लेजिस्लेटिव असेंबली से लड़ने लगे। तो वो डायरेक्टर्स की लड़ाई होने लगी। तो उसका फायदा नेपोलियन ने उठाया और अपने आप को राइज किया और 1804 में फाइनली अपने आप को क्या बोल दिया? एम्परर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। नेपोलियन जो है अपने आप को क्या देखता था? एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। ये कंक्लूडिंग जो पैरा है उसमें नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा बता रहा है।
उसके बाद इनके बारे में थोड़ा और जो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आप लोग देखोगे। तो नेपोलियन सॉ हिज रोल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, नेपोलियनिक कोड आया 1804 में, वो भी क्लास 10th में देखना है। उससे पहले आप देख लो कि कैसे उसने क्या किया। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लगाया जहाँ जहाँ उसने रूल किया। उसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, इसको इकोनॉमिक लिबरलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट ईयर ये टॉपिक पढ़ना है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको ये भी इकोनॉमिक लिबरलिज्म ही है कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन, मतलब एक इंडिविजुअल जो है ग्रो करेगा, इंडस्ट्री सेटअप करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, रिच बनेगा। ये सारी चीज़ें जो है किंग के टाइम पे नहीं होती थी, मतलब 1789 के ओल्ड रिजीम में, उसके पहले नहीं होती थी ये। बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन को भी एक लिबरेटर कहा। अगर ये अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप बोल रहा है तो लोग भी इसको एज अ लिबरेटर देख रहे हैं। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों को पता चल गया, बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यू एवरीवेयर एज अ इन्वेडिंग फोर्स। इन्वेट कर रहे हैं, कॉन्स्क्रिप्शन जबरदस्ती लोगों को भर्ती कर रहे हैं। तो ये पता चल गया कि एक्चुअल में तो ओवरऑल क्या है कि ये रिफॉर्म कर रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, बट क्या है कि वो सेंसरशिप भी लगा रहा है। सेंसरशिप किस पे? कि मिलिट्री रूल रहे, डिक्टेटर, वन इंसान का जो डिक्टेटरशिप क्या होती है, वन पर्सन का रूल, वो स्टेब्लिश रहे। तो इसीलिए बाद में लोग गुस्सा होने लगे और जो उसको हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी देख रहे थे या एज अ लिबरेटर देख रहे थे, वो फिर उसका सपोर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया। और फाइनली जो है वाटरलू की लड़ाई में 1815 में नेपोलियन जो है वो हार गए। तो ये था थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में। इनका सेकंड पार्ट आपको क्लास 10th की चैप्टर 1 में दिखाई पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या असर हुआ दुनिया, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी रही। तो द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। तो क्या हुआ, डेमोक्रेटिक राइट्स भी मिल गए लोगों को, चार्टर आ गया। उसके बाद दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम वर एबॉलिश। तो फ्रांस से पूरे यूरोप में, और अभी आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड में ही इसका इम्पैक्ट था। जो कॉलोनाइज पीपुल थे लाइक इंडिया, कॉलोनाइज पीपल लाइक इंडिया जो है कि वो कॉलोनी थी ब्रिटेन की। Colonized people revoked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state। तो जो गुलामी थी, जो बंधे थे, जो उनके अंडर में थे, उससे क्या बात करने लगे, सॉवरेन नेशन स्टेट। सॉवरेन नेशन स्टेट का ऐसा नेशन, ऐसा कंट्री जो कि क्या हो, अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी का गुलाम ना हो। तो ये एक लेगेसी रही फ्रेंच रेवोल्यूशन की। इंडिया में देखिए टीपू सुल्तान, मैसूर के किंग, हैदर अली के बेटे। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय, इनको पहला सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया बोला जाता है, राजा राम मोहन रॉय को, बंगाल से। तो ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, किससे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। किससे इन्फ्लुएंस थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी। इन्होंने तो ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगवाया अपने यहाँ मैसूर एम्पायर में। तो टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया ऑफ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th हिस्ट्री, द फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक नंबर 6। और इससे पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।